मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये बताती है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है और उसका इफेक्ट कितने दूर तक जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर 5 और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम मैग्नेट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं और वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहली चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। इंटेंसिटी को तो पढ़ेंगे बट उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेट तो आपने सबने देखा है कि मैग्नेट कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट है, सपोज करिए, ठीक है, बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का साइज भी आपने स्कूलों में लैब में देखा होगा, छोटा सा बार मैग्नेट होता है। और उस मैग्नेट के पास में अगर इतने दूर पे अगर हमने कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है, एक निडल रखा हुआ है या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन का, तो जब वो इतने दूर है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेट का इसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे इस मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है इसको इस मैग्नेट के पास लेके आते जाएंगे तो इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाता है कि जिसके अंदर जब ये कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लेके आएंगे तो ये जो मैग्नेट है वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। हमें ऐसा फील होगा कि वो जो मैग्नेट है उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी मैग्नेट होता है, ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अंदर ये पूरा फील्ड बना हुआ है। जैसे ही कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इस फील्ड के अंदर इंटर करता है, ये मैग्नेट जो है वो उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। फोर्स हमें फील होने लगता है। तो ये जो चारों ओर का जो एरिया जनरेट हो गया है मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है ना, जहां पे उसके फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इस फील्ड से अगर बाहर चले गए तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही उस फील्ड के अंदर कोई भी सब्सटेंस आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच the effect of the magnet is experienced is called magnetic field। मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसपे हम मैग्नेट के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट याद रखना। अब इसी को लेके आगे चलते, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप सपोज करो कि कोई हमने यूनिट नॉर्थ पोल को रख दिया, ठीक है ना। हमने इसमें देखा था कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट को कितने भी टुकड़े कर दो उसके पोल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसमें हम यूनिट नॉर्थ पोल का यूज करेंगे। इमेजिनरी कंसेप्ट है कि हमने सपोज करो कि वहां पे यूनिट नॉर्थ पोल को रखा हुआ है, ठीक है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है, उस पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यूनिट का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, 1 है। और कौन सा पोल ले रहे हैं हम, नॉर्थ पोल ले रहे हैं, बिकॉज सबके रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जो पोल रखेंगे वो कौन सा रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे किसको रखा, यूनिट नॉर्थ पोल को रखा। तो यूनिट नॉर्थ पोल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यूनिट का मतलब क्या हुआ, पोल स्ट्रेंथ 1 है, ठीक है ना, और नॉर्थ पोल लेके चल रहे हैं, ठीक है। सिंगल पोल कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट हम इमेजिनरी कंसेप्ट में इसको स्टडी करेंगे कि एक यूनिट नॉर्थ पोल है जिसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इस नॉर्थ पोल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा, जो भी होगा, बट फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा था और वहां पे होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पे जब लेते इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो क्या आता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल यूज करेंगे, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल is called intensity of magnetic field and it is denoted by B। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ फ्री इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल। देखिएगा इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है, फ्री
इमेजनरी वर्ड क्यों आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड देन यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट का मतलब अभी बता दिया कि क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, 1 होगा, और हम कौन सा पोल लेके चलेंगे, नॉर्थ पोल को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ फ्री इमेजनरी यूनिट नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अभी हमने बताया कि मैग्नेट के चारों का रीजन जिसपे हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको कई बुक में आप देखोगे इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, मैग्नेटिक पावर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक और सिंबल हमको मिल गया। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स पढ़ा था, एफ को स्टडी किया था, इस वाले इसमें हम स्टडी करेंगे बी को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए ये कोई पोल रखा हुआ है, ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम है। ये पी पॉइंट पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल को रखा, यूनिट नॉर्थ पोल आते सी बिल्कुल माइंड में रखिए कि इधर एम की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है ना। एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज इक्वल टू आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स को स्टडी किया था, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और फॉर्मूला हमने निकाला था एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमने पहले वाले वीडियो में कैलकुलेट किया था। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, बीच का डिस्टेंस आर है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किस फॉर्मूले से, कूलम्स लॉ से। एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर -7, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -7, ठीक है। बट अभी हम बोल रहे हैं कि जो सेकंड पोल है ये कैसा, यूनिट नॉर्थ पोल है। यूनिट नॉर्थ पोल का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे m2 जो है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। m2 की जगह 1 पुट करेंगे, या फिर अपन इसको ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इंटेंसिटी b निकालनी है। तो b का क्या मतलब था, अभी डेफिनेशन बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू f बाई m, ठीक है ना। f की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। बिकॉज ये वाला जो पोल है m2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो जब m2 की वैल्यू 1 हो गई तो एक सिंगल m1 रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो b इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, हर जगह इसका यूज करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m मींस व्हाट, पोल स्ट्रेंथ, r क्या होता है, डिस्टेंस, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, 10 की पावर -7 के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे इसको, ठीक है। यूनिट की बात करें अगर हम इसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होता है, एमसीक्यू में कई बार इसका यूज होता है। इसमें ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी बहुत सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी अलग अलग जगह पे। कुछ यूनिट्स तो हमने पहले वाले 4th चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब लॉरेंज फोर्स पढ़ा था उस समय भी हमने कैलकुलेट की थी। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, पहला बेसिक यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। सेकेंड नंबर होता है इसका यूनिट जो होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर इसकी यूनिट होती है टेस्ला, थर्ड क्या होगी, टेस्ला के। ये जो तीनों यूनिट्स है ये कौन सी यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट्स है, ठीक है ना। एसआई यूनिट्स में लेंगे न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेस्ला, ठीक है। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी 2 यूनिट्स होती है, ऑर्स्टेड एंड गॉस,
ठीक है ना। तो ऑर्स्टेड एंड गॉस, ठीक है। तो टोटल आप देख रहे हो 5-5 यूनिट है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, एमसीक्यू में मिलेगा ही आपको। तो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला। एंड इन सीजीएस सिस्टम यूनिट इज ऑर्स्टेड एंड गॉस, ठीक है ना, ऑर्स्टेड एंड गॉस, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें इसकी, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। न्यूटन किसका फॉर्मूला है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? MLT-2 अपॉन एम्पियर, एम्पियर के लिए ये हो जाएगा, इंटू मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, तो L हो जाएगा। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ML0 T की पावर -2 A-1 के, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ML0 T की पावर -2 A की पावर -1 के, ठीक है। और 5 यूनिट्स है, याद रखेंगे, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेस्ला। एंड इन सीजीएस सिस्टम अगर हम बात करें तो 2 यूनिट्स मिलेंगी, ऑर्स्टेड एंड गॉस के, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, B = μ0/4πm/r² के, ठीक है। अब एक और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले उसको डिस्कस करें, फिर अपन इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी किए, प्रैक्टिकल में भी आपने इसको देखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स आर द कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन विच इफ अ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड then it will follow the imaginary curve path, ठीक है ना। इमेजिनरी कर्व पाथ, फिर वही बात आ गई, आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ इमेजिनरी वर्ड क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज सिंगल पोल पॉसिबल ही नहीं है, और हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? यूनिट नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। तो हमेशा आप इसको माइंड में क्लियर रखिए कि यूनिट नॉर्थ पोल आया मतलब वो इमेजिनरी कर्व की बात हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मैग्नेट है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक मैग्नेट रखा हुआ है। इस मैग्नेट में अगर हम यहाँ पे, अगर हम दूसरा कलर से दिखाए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है? यूनिट नॉर्थ पोल को रखा है। किसको रखा है? यूनिट नॉर्थ पोल को रखा है, ठीक है ना। अब नॉर्थ पोल को रखा है तो ये नॉर्थ और इस नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नॉर्थ में सेम, लाइक पोल में क्या होता है? रिपल्सिव लगता है, अनलाइक वाला क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये जो नॉर्थ वाला है इसके ऊपर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने नॉर्थ पोल को रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल को। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो नॉर्थ है, यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ से दूर जाएगा, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ ये जो साउथ पोल बैठा हुआ है, साउथ और नॉर्थ में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अनलाइक पोल जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो साउथ वाला इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो ये जो यूनिट नॉर्थ पोल होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से, इस कर्व पाथ पर फॉलो करते हुए साउथ पोल की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, जा रहा है उस पाथ पे, उसको अगर हम पेपर पे ट्रेस कर ले तो वो जो लाइंस होंगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हमेशा कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे कौन सा पोल रखा है? नॉर्थ वाला। तो नॉर्थ में रिपल्शन होगा तो यहाँ से दूर जाएगी और यहाँ से पास आएगी। और इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो साउथ से कहां जाती है? नॉर्थ में जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स याद है आपको, हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वापस रिटर्न नहीं जाती है, ठीक है ना। वो एक से पॉजिटिव से कहां जाएगी? नेगेटिव पे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर अपन रखते हैं तो पॉजिटिव से दूर जाता है, नेगेटिव की ओर जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो ओपन कर्व होती है, ठीक है। बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? क्लोज कर्व रहेंगी। क्लोज कर्व का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आउटसाइड द मैग्नेट वो कहां से जा रहा है? नॉर्थ से साउथ में। और इनसाइड द मैग्नेट कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ में। तो ये देखो इस तरीके से, तो ये पूरा क्या हो गया? क्लोज कर्व बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा एक क्लोज कर्व होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो कैसी होती है? क्लोज कर्व होती है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो कैसी होंगी? ओपन कर्व होंगी, ठीक है। तो इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में जिस पाथ पे मूव करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के, ठीक है।
क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो अभी हमने देखा नंबर 1 देखा, दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, डायग्राम दिख ही रहा है आपको कि सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस तरीके से जा रही है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट जो है वो कहां से जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी। तो क्लोज कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। सेकंड नंबर होता है आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ के, ठीक है ना। आपको डायग्राम में क्लियर हो गया, देख रहे हो इस तरीके से ये एरोज बने हुए। आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये देख रहे हो आप किस तरीके से जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो साउथ से कहां जाती है, नॉर्थ में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लोज कर्व फॉर्म करती है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे हो पूरे डायग्राम में कोई भी लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सारी लाइन जो रहती है वो सेपरेट रहती है, तो कभी भी कोई भी टू लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लाइंस बन रही है आप देख रहे हो, अच्छा ये देख रहे हो दोनों साइड में, इधर वाले में, तो अगर इधर वाले में देखो तो यहाँ पे अगर हम क्या किसको रख दे, यूनिट नॉर्थ पोल को रख दे इस साइड में, तो भाई ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे किसकी ताकत ज्यादा है, साउथ वाले की। नॉर्थ वाला तो दूर है, साउथ वाले का एरिया चल रहा है, तो ये साउथ वाला इस नॉर्थ वाले को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारी फील्ड लाइंस जो है ना वो मैग्नेट की ओर जा रही है, एरोज देखो आप ये सारी, तो यहाँ पे इसलिए ये लाइंस जो है वो इस तरीके से ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये वाले रीजन में देखोगे यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल को रखा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है, नॉर्थ की, क्योंकि नॉर्थ पास में बैठा हुआ है, तो नॉर्थ वाला इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो आप देखोगे कि जो सारे एरोज जो है वो सब कहाँ की ओर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो नॉर्थ से कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। डिफाइन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स आर द कर्व in the magnetic field on which if a unit north pole is placed then it will follow the magnetic imaginary curve path, ठीक है ना। तो जो imaginary curve path होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, याद रखेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना है इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको क्या बताती है, किस टाइप की फील्ड लाइंस है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड्स को अपन स्टडी करेंगे, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमको समझ में आ जाता है कि ये कौन सी फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड at a different point in the field is the same in magnitude and direction, because हमने बताया अभी कि मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द फील्ड इज इन दैट रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसका कैसा है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे देखिए, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, आप देख रहे हो इसमें सब में एरोज जो लाइंस जा रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट बीच का गैप देख रहे हो, ये गैप चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्या है, डायरेक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर होता है डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायग्राम से समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, सबका इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस सबका कैसा है, इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस सबका इक्वल है, बट डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड हो गया, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। और जब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना। एंड थर्ड नंबर इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट, आप देख ही रहे हो डायग्राम से
कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बट प्लस इसमें आप बीच में गैप भी देखो, सारी लाइंस का गैप भी क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मींस ये भी जो है ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बट अगर ऐसी कोई लाइंस है जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है, जैसे इसमें हमने देखा था कि डायरेक्शन जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं था। इस वाले में डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट था। इस वाले में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। तो ये सारी जो फील्ड होती है कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर दोनों चीजें सेम है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, और बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ये हमने सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, कितना था, स्मॉल एम इंटू 2l के, ठीक है ना। डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, व्हेन टू इक्वल अपोजिट पोल्स आर प्लेस्ड इन अ स्मॉल सेपरेशन देन द सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने मैग्नेट को स्टडी किया था वहां पे हमने सारी चीजों को स्टडी किया। अब इस वाले इसमें हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी निकालनी है तो उसकी दो कंडीशंस होती है, दो कंडीशन में स्पेशली हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कंडीशन को बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन का एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा भी समझो कि इस केस में जो थीटा होता है ना, थीटा की वैल्यू कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 डिग्री पे जो केस होता है उसमें एंड ऑन पोजीशन होता है। कैसे होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को बोला जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है इस केस में थीटा की जो वैल्यू होगी कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दो केसेस में हम यहाँ पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस होगी जिसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड सेकंड केस जो होती है उसको बोला जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। और दोनों के लिए फॉर्मूले को कैलकुलेट करना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एंड ऑन पोजीशन के साथ, ठीक है ना। एंड ऑन का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, याद रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। क्या होता है एंड ऑन पोजीशन, तो देखो सबसे पहले अपन एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बार मैग्नेट, ठीक है ना। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया आपको कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय 2l। इसको हम 2l से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने O से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। सेंटर O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, ठीक है ना। एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमें P पॉइंट पे क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P और इस P पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। जैसे इंटेंसिटी का वर्ड आया तो अभी अपन ने देखा, डेफिनेशन भी देखा, व्हाट इज इंटेंसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अपने माइंड में फट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, यूनिट नॉर्थ पोल रखना नहीं है। अपने दिमाग में उसको, माइंड में उसको रखो कि यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ठीक है। और यूनिट नॉर्थ पोल है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगता है इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये मैग्नेट है, इसके दो पोल हो गए, ठीक है। डिस्टेंस हो गया r, ये टोटल डिस्टेंस 2l हो गया। 2l क्यों हुआ तो अभी वो भी मालूम है आपको, ये आधा l हो जाएगा, ये हाफ l हो जाएगा, तो l और l मिलकर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो नॉर्थ पोल है और यहाँ भी क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये जो है इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स है तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा, रिपल्सिव है ना, तो फोर्स इस तरह डायरेक्शन में जाएगा। और जो फोर्स लग रहा है इसको इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय V1। इसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो V1 जो लग रहा है ड्यू टू नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है V1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। बट यहाँ साउथ पोल भी बैठा हुआ है,
ये साउथ वाला भी क्या करेगा, नॉर्थ को फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ पे फोर्स लगेगा तो साउथ और नॉर्थ में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फोर्स लगता है इसको इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय B2, इसको हम B2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट P पे आप देख रहे हो वहां पे हमें दो इंटेंसिटी मिल रही है, B1 एंड B2, ड्यू टू नॉर्थ पोल B1 मिला, ड्यू टू साउथ पोल B2 मिला। समझ में आया। और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब B1 इस डायरेक्शन में है, B2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक कंसेप्ट आप याद रखो इसमें, पहले तो आप ये देखो कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। B1 इज ग्रेटर देन B2 और B2 इज ग्रेटर देन B1, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये इसके पास में, ठीक है। नॉर्थ पोल पास में होने का मतलब कि डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, ये किसने बताया, तो ये न्यूटन ने बताया था। अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। F इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r की वैल्यू जितनी छोटी होगी F की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो इन दोनों में नॉर्थ पोल इसके पास में रखा हुआ है, तो डिस्टेंस कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगेगा, उसी फोर्स को तो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं, दैट इज B1 जो रहेगा इज ग्रेटर देन B2। B1 की वैल्यू जो है वो B2 से ज्यादा होगी, क्योंकि B2 जो है S के कारण लग रहा है, साउथ पोल के कारण, इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। तो B1 इज ग्रेटर देन B2 के। पहली चीज क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी चीज, हमें एक चाहिए इंटेंसिटी, ये दो आ गई यहाँ पे, हमें एक रिजल्टेंट निकालना है। अब एक कहां से निकालेंगे, तो सीधा सा दिख रहा है भाई कि दोनों ये जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और हमने आपको जो वेक्टर बताया था उसी समय बताया था, फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं इसको। तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगी तो भाई दो चीजें याद रखो, इफ टू वेक्टर आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको ऐड कर दो, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो ऐड कर दो, ठीक है। इफ टू वेक्टर आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 180 का एंगल बन रहा है, तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। किसमें से किसको माइनस करेंगे, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसमें से स्मॉल वाले मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों के बीच में एंगल जो है 180 का बन रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। हमें एक इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम B1 में से B2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, पहले B1 कैलकुलेट करना है, फिर B2 कैलकुलेट करना है, फिर देन B1 में से B2 को माइनस करना है, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये काम करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल के लिए इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, ठीक है ना, r स्क्वायर होता है, वहां पे अपन ने फॉर्मूला निकाला था r स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हो सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है, r है, और n के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो n से P का डिस्टेंस चाहिए, नॉर्थ पोल से P का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल r है, ये वाला l हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल के हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल। अब अभी समझ रहे, इसको अपन थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, NP स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, NP स्क्वायर। मतलब बाद में आपको कभी देखो तो इसको समझने में दिक्कत ना आए कि कहाँ से वैल्यूज आ गई। तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन NP स्क्वायर, नॉर्थ पोल से P तक का जो डिस्टेंस लिया NP, और नॉर्थ से P का डिस्टेंस कितना है, तो डायग्राम में आपको दिख ही रहा है, कितना दिख रहा है, r माइनस एल के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला पार्ट कैलकुलेट किया, सिंपल, ठीक है। अब फिर से ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के लिए, तो साउथ पोल की इंटेंसिटी कितनी है, B2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब हम कहां से डिस्टेंस लेंगे, साउथ पोल से डिस्टेंस लेंगे। तो साउथ से लेके P, मतलब S से लेके P का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो S से लेके P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, SP स्क्वायर, ठीक है ना।
तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन sp स्क्वायर चाहिए। तो स्टूडेंट देखो O से लेके P का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, R है, ठीक है। O से S का डिस्टेंस ये हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, L के। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस L के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, B1 कैलकुलेट कर लिया, B2 कैलकुलेट किया, ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ। लेकिन हमें B1 B2 नहीं चाहिए, हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पे। और डायग्राम आपके सामने है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हमें रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट B, एट पॉइंट P, ठीक है ना। B इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, B1 में से B2 को माइनस करेंगे, B1 माइनस B2, ठीक है। दोनों की वैल्यूज हमारे सामने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में कॉमन दिख रहा है, M भी जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे M को कॉमन लेना है, या M अपन अंदर भी लिख सकते हैं, जिससे इजी पड़ेगा अपन को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। B1 की वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लेते, इधर भी m आ जाएगा, ये m आ गया, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। कैलकुलेशन चल रहा है, m ले लेते हैं यहाँ पे, नीचे आप देखोगे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज आएंगी, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला लग रहा है वहां पे A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। और नीचे फॉर्मूला लगा दिया A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिटेल में थोड़ा सा करवा देते हैं, फिर बाद में आपको जब समझ में आ जाए तो आप उसको शॉर्ट में कर लेना उसको, ठीक है। बट अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको अपन डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो R प्लस L का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है ना। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, डायरेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इस वाले इसमें, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2AB होता है तो माइनस 2AB की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 2AB, ठीक है। और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया। अब आप देखो माइनस का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे न्यूमेरेटर में 2RL एंड 2RL रहेगा, 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। B इज इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और M इंटू 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप समझ में आ गया आपको, 2RL 4RL हो गया, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट किया था। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल m इंटू 2l के, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l के। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे, एक तो ये m मिल गया अपन को स्मॉल m वाला, इस 4 में से एक 2 निकाल लेंगे अपन तो एक 2 मिल जाएगा, ठीक है। और ये L है ही अपने पास यहाँ पे, तो इन तीनों को मिला के अपन क्या बना सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे अपन कैपिटल M लिखेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अभी ये देखो 4 में से 2 ले लिया, उसमें मिक्स हो गया, तो अभी 2 रिमेनिंग रहेगा, 2 तो बचेगा ही, ठीक है ना। इन तीनों को मिला के यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2l के, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, कैपिटल एम आ गया, ठीक है। और ये एक आर और दिख रहा है आपको, ये आर अभी भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू आर डिवाइडेड बाय, नीचे देखोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लास्ट कंडीशन अपन को लगानी है, वो ये कि हमने देखा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब मालूम इतना सा होता है, बार मैग्नेट लैब में देखा होगा, ठीक है। मैग्नेट के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, हमने बताया था कि मैग्नेट के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, उन 2 पॉइंट्स को पोल बोलते हैं, ठीक है ना। और उन 2 पोल के बीच के डिस्टेंस को 2l बोला है। तो वैसे ही मैग्नेट इतना, फिर उसके अंदर पोल चले गए तो उसका जो 2l रहेगा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और 2l का भी हमने हाफ कर दिया, तो L जो है इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जो L होता है, ठीक है ना, इज लेस देन किसके, R के कंपैरिजन में। ये R जो डिस्टेंस दिख रहा है, O से लेके P का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। तो L जो होता है, L इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट कैन बी निग्लेक्टेड। उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब L को अगर हम निग्लेक्ट करेंगे यहां से, तो हमारे पास क्या रहेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2mr अपॉन, और नीचे कितना रहेगा, इस L को निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। L को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज r की पावर 4। और r की पावर 4 से ये वाला जो r है, इससे एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा, हमारे पास बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि एक आर से ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले आर से एक की पावर कैंसिल हो गई, तो नीचे आर की पावर 4 थी, तो आर की पावर 3 रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इन एंड ऑन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, क्या फॉर्मूला आया, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी अभी बताया था आपको, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन एंड ऑन पोजीशन, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, वेयर कैपिटल एम मींस मैग्नेटिक मोमेंट एंड कैपिटल एम की जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल एम इंटू 2l के, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे, डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वाला, इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए, ठीक है ना। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, अभी बता दिया था आपको कि ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन जब भी आएगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमें इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 90 डिग्री पे इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है। ये वाला हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस दोनों का कितना हो जाएगा, 2l के, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमने ले लिया O, ठीक है। अब O से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, एक पॉइंट ले लिया P एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। P पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। तो आप देख रहे हो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। पिछली बार ये पॉइंट P ऐसा था एंड ऑन पोजीशन में, तो ये पॉइंट P इसी के ऊपर हो गया था, ये जो एक्सिस है इसी के ऊपर ये पॉइंट P आ गया था, ठीक है। तो थीटा कितना था, 0। बट इस बार ये पॉइंट P इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में आप देखोगे कि जो थीटा जो हो जाएगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हमने बोला कि वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटेंसिटी मींस व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। तो मतलब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो ये जो नॉर्थ वाला है, ये नॉर्थ के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। नॉर्थ में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नॉर्थ में कौन सा फोर्स लगता है,
तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय V1, नॉर्थ नॉर्थ में जो लग रहा है, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ भी बैठा हुआ है, अब ये साउथ वाला भी नॉर्थ पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, साउथ और नॉर्थ में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो साउथ वाला है इसको इस तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, जो फोर्स है उसी को तो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय V2। तो अब आप देखो B1 इस डायरेक्शन में है, B2 इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट P पे हमें दो इंटेंसिटीज मिलेंगी, B1 एंड B2, ठीक है। बट वही बात हो गई कि हमें तो पॉइंट P पे एक इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ दो दो इंटेंसिटी है। अब पहला वाला एंड ऑन पोजीशन था, उसमें हमने देखा था कि दोनों का डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था। तो अपोजिट था तो अपोजिट में हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था। सेम डायरेक्शन होता है वेक्टर में तो हम उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। बट आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पे ना तो सेम डायरेक्शन है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का केस होता है तो वेक्टर में आपने देखा है कि जब हमें रिजल्टेंट चाहिए रहेगा तो हमें B1 एंड B2 कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। इसको हम दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स में जब हम रिजॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि जैसे पहला कंपोनेंट अगर अपन ले ले B1 को, तो B1 के दो कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। B1 को हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। क्यों किया, बिकॉज B1 B2 की डायरेक्शन अलग अलग थी। सेम होता तो हम प्लस कर देते, अपोजिट होता तो माइनस करते, बट डिफरेंट डायरेक्शन है इसलिए इसको हमें दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको मालूम है हमेशा B1 क्या होगा, साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, B1 cos थीटा के, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। B2 को भी हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा कलर लेते हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप देखो B2 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो B2 को भी दो का पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया आपका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला देखो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 साइन थीटा, B2 साइन थीटा। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा B2 cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने B1 और B2 को यहाँ पे क्या किया, दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया cos थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले हो आप लोग, समझ में आ गया होगा, इसको देख के ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे NP और SP की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, R है, और ये वाला डिस्टेंस हम ले लेंगे L के इक्वल है, ठीक है ना। 2L था तो आधा आधा L के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दोनों साइड सेम है, ट्रायंगल सेम ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो NP इज इक्वल्स टू SP, दोनों की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, ठीक है। तो मैग्नेट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो जो इंटेंसिटी डेवलप हो रही है वो भी कैसी होगी, सेम होगी। मींस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, B1 इज इक्वल्स टू B2 के। अभी अपन प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो B1 इज इक्वल्स टू B2। और जब B1 और B2 सेम है तो उसके जो कंपोनेंट्स है जिसको हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया वो कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा इक्वल है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो टू वेक्टर आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देन कैंसिल ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दोनों कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो उसको अपन को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, अगर हमें P पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, तो ये काम अपन को करना है। सबसे पहले B1 कैलकुलेट करेंगे, फिर B2 कैलकुलेट करेंगे, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। साइन थीटा जो है इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देन कैंसिल ईच अदर, एंड B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा जो है आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, देन गेट
एडेड, दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्रॉड साइड में हम इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो ये डायग्राम है आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इसको अपन आर बना लेते हैं, आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देते हैं ड्यू टू नॉर्थ पोल, सबसे पहले नॉर्थ पोल के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, ठीक है ना, एम अपॉन, और नॉर्थ पोल से लेके पी का डिस्टेंस लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा एनपी स्क्वायर, एनपी स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमने आपको बता ही दिया एनपी और एसपी की वैल्यू ये लिखी हुई है, कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन स्क्वायर है, एनपी स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। रूट एनपी स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एनपी की वैल्यू अपन ने क्या कैलकुलेट की, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट वहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब सेकंड निकालेंगे ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। साउथ पोल के लिए B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एसपी स्क्वायर, ठीक है ना। साउथ पोल से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर अपन लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एसपी स्क्वायर का, ठीक है। एसपी स्क्वायर का भी सेम वैल्यूज वही है, अभी हमने कैलकुलेट किया, एनपी और एसपी की दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों का इक्वेशन कैलकुलेट किया, ठीक है। दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हो, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम है, बिल्कुल सेम वैल्यू है, ठीक है। दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड V1 इज इक्वल टू V2 के, दोनों की वैल्यू जो है वो कैसी है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन आप देख रहे हो, V1 इस डायरेक्शन में, V2 इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन दोनों का कैसा डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है, तो इसलिए हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो B1 एंड B2 कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देन कैंसिल ईच अदर, एंड B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे हमें रिजल्टेंट चाहिए, साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा वाले को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ठीक है, दोनों का ऐड कर दिया। बट अभी तो यहाँ पे देखा इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रहा है, B1 इज इक्वल टू B2, तो काय के लिए इतना बड़ा लेके चले, हम B2 को भी B1 लिख सकते हैं, प्रूफ किया हुआ है B1 इज इक्वल टू B2, तो यहाँ B2 की जगह अगर हम B1 रख दे इस वाले में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये B1 cos थीटा B1 cos थीटा कितना हो गया, 2B1 cos थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2B1 cos थीटा, पहला स्टेप हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब B1 की वैल्यू ये निकाल के रखी हुई है, सामने लिखी हुई है इक्वेशन 1 में, ये वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2 इंटू B1 की वैल्यू रखेंगे कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के। स्टेप समझ में आ गया, B1 की वैल्यू पुट कर दी, बहुत डिटेल में बता रहे हैं एक एक स्टेप, ठीक है ना, बाद में अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। तो B1 की वैल्यू रख दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा के। अब ये कॉस थीटा आ रहा है यहाँ पे, इस कॉस थीटा को भी रिमूव करना पड़ेगा, देखिए क्या कर सकते हैं, तो मैथ्स वाले हो कॉस थीटा को कैसे रिमूव करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिख रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल के इक्वल है, तो बेस हो गया एल, ठीक है। हाइपोटेनियस अभी बता दिया, अंडर रूट कितना था यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, तो अंडर रूट का मीनिंग पावर जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम इस कॉस थीटा की जगह पे
वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे एल अपॉन, और ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा है ना, उसको अपन ऐसा लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब वही होता है 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? अरे ऐड करने में इजी पड़ेगा। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, और मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 के। ठीक है, तो ये हो गया b = 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर कितना है न्यूमरेटर में m इंटू एल, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 के। ठीक है ना, तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे जगह कम है। तो b = अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना है 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया था। ठीक है, देन क्या था ml अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया ml अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, चलो तो अब ये अब एक यहाँ पे भी वही टर्म यूज करेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला निकाला था? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l के। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये 2 दिख गया, ये कैपिटल स्मॉल m हो गया, ये l हो गया, इन तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा। तो इंटेंसिटी B की वैल्यू जो हो जाएगी B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 के। ठीक है ना, स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर वही बात हो गई, यहाँ पे R है और L है। L मतलब क्या था? 2L जो है ये टोटल पोल के बीच का डिस्टेंस है। मैग्नेट वैसे ही छोटा होता है, उसके अंदर पोल होते हैं, उसका डिस्टेंस 2L, और उसका भी हाफ कर दिया L। तो L जो है इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, किसके कंपैरिजन में? R के कंपैरिजन में। ये जो R था, R के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो L इज लेस देन R, देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। उसको अगर अपन छोड़ दे तो हमारे पास क्या आएगा? B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। L को निग्लेक्ट कर दिया तो इधर R स्क्वायर है, ये 3/2 है, तो दोनों के इस तरीके से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास कितना है? B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब के। ठीक है, और इसकी यूनिट वही न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के। तो यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन थीटा = 90 डिग्री के लिए B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब। एंड ऑन का क्या फॉर्मूला निकाला था? एंड ऑन का फॉर्मूला अपन ने निकाला था B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, 2m अपॉन आर क्यूब, ये एंड ऑन के लिए था, और ये वाला जो था ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले को देख के ही समझ में आ गया कि इसमें m अपॉन आर क्यूब है, इसमें 2m अपॉन आर क्यूब है। तो अगर न्यूमेरिकल अगर इसमें आ जाए तो आपको अगर दोनों पूछ लिया ब्रॉड और एंड, तो दोनों को कैसे कैलकुलेट करना? अरे एक का निकाल लो, ठीक है, और दूसरे वाले में उसको जैसे ब्रॉड का निकाल लिया आपने, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 आया, ठीक है, तो जो एंड ऑन पोजीशन होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो सीधे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ये जो पहले हमने कैलकुलेट किया था वो था इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन। तो दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूफ करने को भी आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आता है। कैसे आता है न्यूमेरिकल? एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड? ठीक है ना, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, देखो, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड। ठीक है, तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है 90 डिग्री। इक्वेटोरियल को थीटा = कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, तभी वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। और एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल मतलब एंड ऑन पोजीशन, थीटा = 0 डिग्री। ठीक है ना, तो दोनों केस में हमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ोगे तो गलतियां नहीं होगी।
बाहर मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मैग्नेट की लेंथ मतलब क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से। 2L इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2L की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। अब 2L 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर के। पहली स्टेप यहीं पे कैलकुलेट कर लो, यूनिट्स यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन सब डिस्कस किया। मिड पॉइंट से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और आर कितना गिवन है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पे हो गया, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स कैपिटल एम। कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 0.40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो यही होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास दी हुई है और हमें दो चीजें हमें कैलकुलेट करने को वो बोल रहा है। पहला नंबर कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी, वो काय में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। और सेकंड नंबर हमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और वो किस पोजीशन में निकालना है, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन में इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, किसी भी एक में निकाल लो। अभी बताया दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, एंड ऑन पोजीशन में निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बी एंड ऑन, क्या फॉर्मूला था बी एंड ऑन का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, 10 की पावर -7 के, ठीक है, इंटू 2 इंटू एम का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 0.40 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5 का क्यूब। 0.5 का कितना हो जाएगा, क्यूब के, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। अब इसमें जब कैलकुलेट करेंगे इस पूरे वैल्यूज को, ठीक है ना, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर, जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे और देन 0.40 है उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर -7। एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी आपको बता दिया था, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के। तो इंटेंसिटी एंड ऑन पोजीशन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -7 के, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है अब हमें कैलकुलेट करना है ब्रॉड साइड में, ठीक है ना। तो ब्रॉड साइड में कैलकुलेट करेंगे तो ब्रॉड साइड में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2m अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हमने निकाली और यहाँ m है, मतलब 2 कम करना है इसमें से। तो क्या करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 6.4 है, 6.4 का अगर हम 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के, ठीक है ना। तो जस्ट एक ये एग्जांपल था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोनों फॉर्मूलेज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ही उसकी ताकत को बताती है, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा अट्रैक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।